Hello everyone. Today we start the third chapter of Honeydew, Glimpses of the Past, यानी पास्ट की कुछ झांकियां हम इसमें देखेंगे। इस चैप्टर में हमारे पास्ट में क्या क्या इवेंट्स हुए, किस तरह हम अंग्रेज़ों के गुलाम बने और किस तरह हमने जो है अंग्रेज़ों से आज़ादी को पाया। We get freedom from them. So all we discuss in this chapter, how is the 1857 war begins and what is its result. So let's we start. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. यहाँ हमारे जो देश का जो इतिहास था उसकी 1757 से लेकर 1857 तक जो भी कुछ घटित हुआ उसकी क्या है, यहाँ पर कुछ पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस दिखाई गई, कुछ पिक्चर से कुछ झांकियाँ इसमें दिखाई गई हैं, झांकियाँ इसमें दिखाई गई हैं, यानी उसकी उस टाइम पीरियड की एक झलक इसमें दिखाई गई है पिक्चर्स के द्वारा। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First World War of the Independence in 1857. These pictures and speech bubbles, जो आपकी पिक्चर्स हैं और जो स्पीच बबल्स हैं आपके, जो यानी बबल्स में लिखे हुए जो आपके संवाद हैं या हम कहेंगे जो डायलॉग्स हैं, विल हेल्प क्लेरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग, वो आपकी हेल्प करेंगे इस चैप्टर को उसमें की जो कंडीशंस है उसको समझने की में, that led to the event known as the First World War of Independence in 1857, कि 1857 का जो आपका फर्स्ट जो इंडिपेंडेंस वार हुआ था, तो क्या उसके रीजन रहे, क्या कंडीशंस रही, क्या सिचुएशंस रही, वो आप सब जो है इन पिक्चर्स से इनसे समझने की आप कोशिश करेंगे, इन डायलॉग से। तो देखिए बेटा, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। द मार्टियर्स क्या होता है, शहीद जो होते हैं। तो यहाँ पर ये जो गाना ये लता मंगेशकर जी ने गाया था, ओ माई कंट्रीमैन, लेट योर आइज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स। आप लोगों ने भी सुना होगा ये गाना, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो आप लोगों ने भी ये सुना होगा, लता मंगेशकर जी का गाना है, बहुत ही फेमस रहा है। तो ये इस पिक्चर्स में दिखाया गया है। सेकेंड देखिए, द कंपनीज कन्क्वेस्ट 1757 टू 1849। आप अपनी हिस्ट्री की बुक में पढ़ेंगे कि कैसे जो कंपनी थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कन्क्वेस्ट होता है विजय प्राप्त कर ली थी, और किस तरह उसने पूरे भारतवर्ष के ऊपर धीरे धीरे अपना जो आधिपत्य है, अपना जो एक तरह कहें कि अपनी विजय किस तरह स्थापित की 1757 से लेकर 1849 तक। आप अपनी बुक साथ रखिए, बुक्स में आपको जो ये डायलॉग से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्लियर आपको नजर आएंगे बेटा। तो आप पढ़िए आगे, देखिए क्या है। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया, कि अपने जो सुपीरियर वेपन्स थे, अपने जो आधुनिक हथियार थे, उनकी सहायता से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग, एक्सटेंडिंग होता है विस्तार करना, फैलाना, उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था, अपने पावर का विस्तार कर लिया था इन 18th सेंचुरी इंडिया, 18वीं शताब्दी के आते आते पूरे भारतवर्ष के ऊपर उनका अधिकार हो गया था लगभग। अब ये देखिए इंडिया दिखा रखा है आपका 1765 में इंडिया ऐसा था। ये क्या है आपके, ये देखिए ऊपर जो आपका दिख रहा है आपको बिल्कुल येलो कलर में है, ये है इंडियन प्रिंसेस, और जो आपका ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर में, ये क्या है, ब्रिटिश टेरिटरी। यानी ये इतना ही जो हमारा भारतवर्ष था, जो आपको पिंक कलर का या रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये जो था ये क्या था, ब्रिटिश टेरिटरीज था, ब्रिटिश के अधीन था। और बाकी जो येलो पार्ट है वो सारा हमारे खुद के जो भारतीय देशी राजा थे उनके अधीन था। यानी ये कंडीशन कब थी, 1765 में। और 18 सेंचुरी आते आते किस तरह अंग्रेजों ने पूरे भारतवर्ष के ऊपर कब्जा किया, किस तरह उन्होंने पूरे भारतवर्ष के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया, वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें कैसे किया उसने, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। यस, अभी आगे देखिए, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, जो भारतीय जो राजा थे वो क्या थे, शॉर्ट साइटेड थे, दूरदर्शी थे, उन्हें कुछ भी सामने का दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब उन्हें सिर्फ जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके आधार पर ही वो लोग क्या है, अपने डिसीजन ले रहे थे और आपस में ही अपने ही लोगों से लड़ रहे थे और अपना खुद का ही नुकसान कर रहे थे, और अंग्रेज इस बात का फायदा उठा रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, पूरे भारतवर्ष को अपने अधीन करते जा रहे थे। लेकिन ये बात हमारे भारतीय राजाओं के समझ में आई, लेकिन बहुत तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो देखिए, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, वो दूरदर्शी थे,
वो क्या कहते थे, दैट अपस्टार्ट्स राजा बाह कॉल द, यस, ये देखिए, कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। यानी वो कहते थे कि हमें मुझे इस राजा से ज़्यादा शक्तिशाली बन रहा है, वो ज़्यादा शक्तिशाली बन रहा है ये राजा, तो क्या है, अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ और वो मेरी हेल्प करेगा उनको हराने में। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। और ये जो ये रोज रोज जो लगातार लड़ाइयाँ हो रही थी, इनसे जो है लोग बिल्कुल तंग आ चुके थे, क्योंकि हमारे देश के जो राजा थे वो एक दूसरे से लड़ रहे थे। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue the Indian princes one by one। और जो विद्रोही थे, रायवरीज में जो विद्रोही थे, उन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की और एक एक करके भारतीय राजाओं को उन्होंने हरा दिया। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting। और लेकिन हमारा एक दूरदर्शी राजा भी हुआ था, कौन, टीपू सुल्तान, जिसके बारे में आपने सुना होगा, जो मैसूर का राजा था। और वो इतना बहादुर था कि उसने अपने मरते दम तक वो जो है अंग्रेजों से लड़ता रहा, अंग्रेजों की अधीनता उसने स्वीकार नहीं की। थैंक गॉड। इसके बाद देखिए आगे आपको दिखा रखा है फिफ्थ, जहाँ लिखा हुआ है थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ। अब देखिए लोगों की ओपिनियन क्या क्या थी, जो ये युद्ध हो रहे थे राजाओं के, अंग्रेजों के, इनके प्रति जो लोग थे, यानी जो कॉमन मैन थे, जो प्रजा थी, उनकी क्या ओपिनियन थी। थैंक गॉड देयर इज ए पीस इन द कंट्री नाउ। वो क्या कहते हैं, भगवान का शुक्र है कि अब क्या है, देश में शांति है। नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाई ठग्स, कि अब कोई युद्ध नहीं हो रहा है और ना ही कोई जो ठग हैं उनके द्वारा कोई लूटपाट हो रही है। ऊपर था कि इससे पहले देखिए, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट ऑफ दीज कन्क्वेस्ट, यानी ये जो विजय प्राप्त कर रहे थे अंग्रेज, इनके प्रति हमारे भारतीय जो लोग थे उनकी क्या राय थी। कि वो कहते हैं कि आज भगवान का शुक्र है कि अब कोई लूटपाट नहीं हो रही है, कोई युद्ध नहीं हो रहा है। इट्स गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। कुछ लोगों की ये भी ओपिनियन थी कि भगवान का शुक्र है, उन्होंने अंग्रेजों को यहाँ पर भेज दिया। अवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। कुछ कहते थे कि हमारा भाग्य उनके साथ जुड़ गया है। द कुछ लोगों की क्या ओपिनियन थी, ये देखिए आगे सिक्स्थ में, द वाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्स आवर किंग्स। कुछ लोग क्या कह रहे थे कि ये जो अंग्रेज हैं, इन्होंने हमारे राजाओं को मार दिया है, उन्हें गद्दी से उतार दिया है। डिथ्रोन्ड यानी सिंहासन से उन्हें उतार दिया है हमारे राजाओं को। सम किंग्स वर नॉट गुड। अब कुछ कह रहे थे कुछ राजा अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल, लेकिन देवर ऑफ दिस लैंड, लेकिन वो इसी जमीन के थे, हमारे खुद के देश के थे। हालांकि वो अच्छे नहीं थे, लेकिन वो हमारे देश के ही थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। और अब हम क्या है, अंग्रेजों के यानी विदेशियों के दास बन चुके हैं। ये ओपिनियन थी कुछ लोगों की। तो समझ में आया आप सभी को कि कुछ लोग क्या है, अंग्रेजों को अच्छा मान रहे थे कि सही है, अंग्रेज आ गए और बहुत अच्छा हो गया, हमारा भाग्य उनके साथ जुड़ा हुआ है, शुक्र है भगवान का, उन्होंने यहाँ पर उन्हें भेज दिया। बट कुछ लोग क्या कह रहे थे, भाई उन्होंने हमारे राजाओं को गद्दी से उतार दिया है, वो हमारे राजाओं को मार रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, हमारा राजा कैसा भी हो, लेकिन वो कम से कम हमारी इसी भूमि का तो था, हमारा खुद का आदमी तो था। तो ये लोगों की ओपिनियन थी। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अब जो धार्मिक गुरु जो थे हमारे, वो क्या कर रहे थे, जो अनटचेबिलिटी थी यानी जो छुआछूत की भावना फैली हुई थी, जो चाइल्ड मैरिज है, उसके खिलाफ जो है वो उपदेश देते थे, लोगों को समझा रहे थे। जो रिलीजियस हम कहें कि इविल्स थी, जो धार्मिक बुराइयां थी, जो सोशल इविल्स थी, उनके खिलाफ वो लोग लड़ रहे थे, मतलब लोगों को उपदेश देके समझाने की कोशिश कर रहे थे। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन्स। देखिए उसमें क्या था, एक बहुत ही गलत धारणा क्या थी, वो लोगों को क्या सिखाया था कि अगर कोई भी समुद्र के पार जाता है तो क्या है, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लोगों की ऐसी ओपिनियन थी कि अगर हम विदेश जाते हैं, किसी भी शिप से जाते हैं, तो क्या है, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कि समुद्र पार जाना क्या है, अच्छा नहीं माना जाता था उस समय। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। कुछ ये मानते थे यानी कि जो स्त्रियां हैं उनकी वजह से ही जो है ये संसार में जो सब दुख आ रहे हैं वो उन्हीं के कारण आ रहे हैं। यानी कि स्त्रियों का जो है इतना अधिक सम्मान नहीं था। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि जैसे ढोल शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, यानी ढोल है, शूद्र मीन्स जो छोटी जात का है, यानी जो लोअर कास्ट का है, और नारी ये सब क्या है, ताड़न, यानी ताड़ने के ही अधिकारी हैं। तो एक उस समय जो है वुमेन्स को भी अच्छी एक दृष्टि से नहीं देखा जाता था। सब जो मिजरी थी, सारे जो दुख थे, उसका कारण जो है औरत को ही माना गया कुछ रिलीजियस लीडर्स के द्वारा।
द ट्रुथ वाज दैट इंडियंस हैज लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्corned them। और सच्चाई ये थी कि भारतीय जो है अपना जो है सेल्फ रेस्पेक्ट खोते जा रहे थे और अंग्रेज उन्हें डांटते थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। यहाँ के निवासी क्या हैं, विश्वास के योग्य नहीं है, बेईमान है, ये मानते थे वो लोग, अंग्रेज ये मानते थे। द नेटिव आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, यानी विश्वास के काबिल नहीं है वो और ट्रस्ट के भी काबिल नहीं है, बहुत ही बेईमान लोग हैं। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। अब खुद का ही हमारे देश का बंदा कह रहा है कि आप सही कह रहे हो माय लॉर्ड, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं तो ऑनेस्ट हूँ, यानी खुद अच्छा है लेकिन और सब बुरे हैं। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट। और एक व्यापारी होने के नाते जो ब्रिटिश है वो अधिक से अधिक क्या है, प्रॉफिट चाहते थे। दियर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबेंडन दियर फील्ड। उन्होंने क्या है, जो फार्मर्स थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है कर लगाया, और कर ना देने की वजह से यानी टैक्स ना देने की वजह से बहुत सारे जो फार्मर्स है वो अबेंडन दियर फील्ड्स, उन्हें उनकी भूमि से, उनकी ज़मीन, उनकी जो फील्ड था, उनके जो खेत थे, उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। इतना टैक्स उनके ऊपर लगा दिया कि वो लोग उस टैक्स को पे नहीं कर पा रहे थे। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, यू आर स्टिल इन एरियाज, इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारे जो हमारे मजदूर, एक तरह से दिखा रखा है इस पिक्चर में, देखिए आप सभी, वो कह रहा है कि बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, आपका जो आदमी है वो तो मेरी सारी क्रॉप्स ले गए, नहीं सारी मेरी फसल ले गए, तो मैं कहाँ से टैक्स दूं। तो जो अंग्रेज है वो कहता हुआ नजर आ रहा है, यू आर स्टिल इन एरियर्स, एरियर्स, अभी तुमने कर्ज नहीं चुकाया है। इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर अगले वीक भी तुमने नहीं चुकाया तो तुम्हें क्या है, जेल में डाल दिया जाएगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गैव देम मोर प्रॉफिट। इसके अलावा यानी टैक्स लेने के अलावा जो अंग्रेज हैं उन्होंने क्या है, और भी मेथड अपनाए अधिक प्रॉफिट लेने के लिए। मतलब अंग्रेज यहाँ आए थे एक तरह से लूटने के लिए, खसोटने के लिए, और उन्होंने इस यहाँ पर बहुत लूटपाट मचाई थी हर तरह से। The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India। उन्होंने क्या किया, the goods manufactured यानी जो इंग्लैंड में जो सामान बन रहा है, मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, should not have, उसके ऊपर कोई import duty नहीं लगाई जाएगी। when brought into India, जब उसको इंडिया में लाया जाएगा तो उसके ऊपर कोई import duty नहीं लगेगी। ये उन्होंने किया, ये गुड आइडिया। दूसरा अंग्रेज क्या कर रहा है, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगेन्स टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। और उन्होंने जो भी कानून बनाए थे, जो भी वो कानून बना रहे थे, वो किसके लिए थे, बिगेंस टू क्रीपर इंडियन इंडस्ट्री। उन्होंने जो भारतीय हमारा जो उद्योग था, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, उनको बिल्कुल रोन दिया, उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इनिबिलिटी फेमिनाइंस फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836, 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशंस। उसके बाद क्या है, भारत में बहुत ज़्यादा यहाँ पर अकाल पड़े। उस अकाल की वजह से बिटवीन 1822 से लेकर 1836 तक 15 लाख इंडियंस जो है भूखमरी से मर गए। यस, द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेस। और ब्रिटिशर्स ने ऐसी ऐसी पॉलिसीज लगाई, ऐसे ऐसे कानून बनाए, जिससे हमारे हमारे यहाँ के जो एक्सपर्ट आर्टिशियंस थे, कुशल जो कारीगर थे, वो और जो बिजनेसमैन थे, वो भी क्या है, उनकी बिजनेस उनकी वो भी बिल्कुल फेल हो गए। वो भी अपने काम से हाथ धो बैठे, नहीं बर्बाद हो गए। जो कारीगर हैं, जो बिजनेसमैन थे, वो सब बर्बाद हो गए। जो ब्रिटिश सरकार ने ऐसी ऐसी जो है कुशल नीतियाँ, ऐसी ऐसी नीतियाँ, ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई कि उसे लोग धीरे धीरे बर्बाद होते चले गए।